क्लास 12 यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर सिर्फ 20 मिनट के अंदर। क्लास 12 यूनिट 4 जो पूरा बायोटेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे 20 मिनट के अंदर, यानी दोनों चैप्टर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। हाँ, ये वापस से एक एनसीईआरटी निचोड़ लेक्चर रहा होगा क्योंकि ये सारा एनसीईआरटी से ही छांट के बनाया गया है। और ऑफ कोर्स ये 2 चैप्टर है तो ये 5-6 स्लाइड में नहीं आने वाला था, और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको एक्सप्लेन ज़्यादा करना था तो 1-2 स्लाइड ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर भी 10 स्लाइड के अंदर अंदर ये पूरा 2 चैप्टर्स आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। EFB definition क्या है? The integration of natural science and organisms, cells, part, therefore and molecular analogues for products and services। तो भाई ये PYQ है, ठीक है, ये नीट 2026 का ही PYQ है, पूछा भी गया था। EFB की डेफिनेशन ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करती है। तो डेफिनेशन तो याद रखनी है कि क्या डेफिनेशन थी। आगे बढ़ेंगे। कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और फिर आती है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA टू चेंज द फिनोटाइप्स ऑफ द होस्ट। सिंपल है, समझ में आ रहा है, पर इंग्लिश में भी आप लिखा हुआ है। इसमें हम DNA और RNA को मैनिपुलेट करते हैं ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिजिकल ट्रेट्स बदल सकें, ठीक है। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस टू ग्रो ओनली डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या है इसका सिर्फ एक ही मकसद है या फिर सिर्फ एक ही पहलू है कि स्टेराइल एनवायरनमेंट बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि सिर्फ काम की जो चीज़ हो ना, काम के माइक्रोब्स ही बढ़ सकें, बड़े स्केल पे ग्रो हो सके। तो 2 टॉपिक्स जो मेन थे वो कवर हो गए 2 मिनट के अंदर ही, और अभी 6:45 हुए हैं, तो ठीक है, कर लेंगे ख़त्म। दी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में जो है इसके ऊपर PYQ पूछा गया था कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA किसने बनाया था। तो ये ओरिजिन देख लेना, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयन इन 1972 में आइसोलेटेड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो इसके ऊपर PYQ बना है, ठीक है, यह भी आया था इस साल। फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफेरियम, ये याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, किससे? प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफेरियम। इंग्लिश, कोहेन और बॉयन ने 1972 में पहली बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड से अलग करके DNA बनाया था। मैकेनिज्म देखो, दे लिंक द जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर यूजिंग DNA लाइगेज, इसको याद रख लेना भाई, DNA लाइगेज, एंड ट्रांसफर्ड इट इनटू ई कोलाई। बढ़िया। इंग्लिश, इस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ DNA लाइगेज की मदद से जोड़ा गया और ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया। चौथा क्या है? की टूल्स, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट करता है DNA एट स्पेसिफिक लोकेशंस कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। तो इंग्लिश में ये है कि ये एंजाइम DNA को स्पेसिफिक जगह से काटता है और इसलिए इनमें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम क्या है? HIND2 was the first restriction endonuclease which recognizes a specific sequence of 6 base pairs। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रख लेना। इंग्लिश पार्ट समझ लिया तो है, पर फिर भी HIND2 पहला ऐसा एंजाइम है जो हमेशा 6 बेस पेयर की स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट मारता है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? These sequence like these enzymes recognize sequences that read on the same on both strands in 5' to 3' direction. Example like GAATTC for E. coli। So इंग्लिश में क्या मतलब है? DNA में पैलेंड्रोम का क्या मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड पर सेम डायरेक्शन में पढ़ने पर सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये तो अब बहुत इजीली है, बायोटिक से इजी और कोई है नहीं। फिर आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे बस तुम्हें याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस पहले आता है कौन सा बाद में, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन के ऊपर एक PYQ बना था कि DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज
ये तो हमें भी याद है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज और वो कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। अब तुम याद रखोगे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारा एनोड जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है ना, इन एन एग्रोस जेल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन साइज। तो इंग्लिश मैं पढ़ूंगा नहीं, तुम्हारे लिए है वैसे भी। विजुअलाइजेशन देख लो, फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड इन विद इथिडियम ब्रोमाइड एंड एक्सपोज टू यूवी लाइट टू सी ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। ये पीवाईक्यू है, क्योंकि सिर्फ किस में दिखता है, एक तो क्वेश्चन था कि इथिडियम ब्रोमाइड में ही दिखता है और नेचुरल लाइट में दिख जाता है, ऐसा होता है नहीं, यूवी लाइट भी चाहिए होती है साथ में। इंग्लिश में देख लो यार, डीएनए को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी लाइट डालनी पड़ती है, तभी ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं, याद रखना है। हाँ, एक यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बता देता हूँ, जो छोटे छोटे वाले फ्रैगमेंट्स होंगे वो सबसे आगे पहुँच जाएंगे, है ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, और जो बहुत बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे ना वो पीछे छूट जाएंगे, तो ये याद रखना है। क्लोनिंग वेक्टर्स देख लेते हैं अब। तो इसका तो बिल्कुल ही मतलब जो एक्सप्लेन हुए वो आगे स्लाइड्स में है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। एसेंशियल फीचर क्या है, मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको वो ORI भी बोलते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एंड क्लोनिंग साइट्स। इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल मतलब समझ लो, वेक्टर में ओरिजिन होना ज़रूरी है रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, और सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हटाने के लिए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, इंसर्टिंग अ जीन इनटू अ कोडिंग सीक्वेंस लाइक बेटा गैलेक्टोसाइडेस मेक्स इट लूज इट्स फंक्शन हेल्पिंग इन सिलेक्शन। तो तुम एक जीन एक जीन को इंसर्ट कर रहे हो इनटू अ कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, जैसे कि बीटा ग्लेक्टोसाइडेस, तो क्या करेगा वो उसका फंक्शन लूज कर जाएगा, ठीक है, किस में क्या हेल्प करेगा, सिलेक्शन के लिए, हेल्प्स इन सिलेक्शन। तो इंग्लिश में लिखा है जब हम किसी जीन के बीच में फॉरेन डीएनए डाल देते हैं तो वो जीन काम करना बंद कर देता है, जिससे आइडेंटिफाई करके हम रिकॉम्बिनेंट्स पहचान लेते हैं। तो कितना प्यारा इंग्लिश वर्जन है यार, कितना अच्छा रीजन लिखा है। पीसीआर यहाँ पे देख सकते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टेप्स क्या है, डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे, एनीलिंग प्राइमर्स ज्वाइन करता है ना, प्राइमर्स ज्वाइन होंगे, और एक्सटेंशन यहाँ पे यूजिंग टैग पॉलीमरेज। अब टैग पॉलीमरेज की यूज होता है, ये याद रखना कि टैग पॉलीमरेज जो हायर टेम्परेचर को ना क्या है, रेजिस्टिव है, तो ये इसका पीवाईक्यू भी बन जाता है यहाँ पे, समझे, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। इंग्लिश रीजन देख लो, पीसीआर के 3 मेन स्टेप्स हैं, ये है ना, पहले डीएनए स्ट्रैंड अलग होते हैं, फिर प्राइमर्स जुड़ते हैं, और फिर टैग पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाता है, फिर आता है एम्प्लीफिकेशन, और यहाँ पे 1 बिलियन कॉपीज बन जाती है फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट डीएनए। इंग्लिश रीजन देख लो, इस टेक्निक से हम डीएनए की अरबों कॉपीज बना सकते हैं। 8वां टॉपिक क्या है, बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये लास्ट टॉपिक है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, पर हम एक्सप्लेन करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स को आगे। बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स होते हैं, मतलब इसमें 100 से 1000 लीटर के लिए, एंड दैट प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस लाइक पीएच, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। इंग्लिश में क्या है, बड़े लेवल पर प्रोडक्ट बनाने के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज होता है, जो सेल्स को परफेक्ट एनवायरनमेंट देते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग देखते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोड बाय क्वालिटी टेस्टिंग। तो इंग्लिश में क्या है, जैसे कि तुमने प्रोडक्ट बनने के बाद उसको साफ करना, लाइक अलग करना और टेस्ट करना, एंड ठीक है, अलग टेस्ट करना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है, समझ गए, चैप्टर खत्म। बस यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर्स जो यहाँ पे टॉपिक 9.22 है, 9.2.2 है, वो समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जल्दी हो जाएगा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो क्लोनिंग वेक्टर्स देख लेते हैं 9.2.2 का। सबसे पहला था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे बताया था इंग्लिश में, दिस इज द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, इट आल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, ओरिजिन। यहाँ से पीवाईक्यू भी बना हुआ है ये, ठीक है, ये पीवाईक्यू है। अच्छा, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द डीएनए आर मेड, तो कितनी कॉपीज बनती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वो सीक्वेंस है जहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होती है। अगर आपको अपने जीन की बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो ऐसा वेक्टर सिलेक्ट करो जिसका ओरिजिन हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करे। बहुत इजीली समझ में आया। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश
में पढ़ो पहले. There are genes. These are genes, often antibiotic resistance genes like ampicillin and tetracycline, that helps identification which cells took up the DNA transformants and kill the ones that didn't. तो इंग्लिश मतलब रीज़न क्या है इसका? इसका काम ये पहचानने का है कि किस सेल में डीएनए गया है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मदद से हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ काम के सेल्स को ग्रो करते हैं. अब बात करें क्लोनिंग साइट्स के बारे में, तो इंग्लिश देखो. देयर आर स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकग्नाइज्ड by restriction enzymes. A vector should ideally have a single recognition site for an enzyme to avoid breaking the vector into many pieces. इंग्लिश रीजन क्या है? ये वो जगह है जहाँ फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है. एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, वरना वेक्टर के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएं और क्लोनिंग मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ जो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है. इंग्लिश पढ़ो. व्हेन अ फॉरेन जीन इज इंसर्टेड within the coding sequence of an enzyme like beta galactosidase, these enzymes stop working. This change helps distinguish between the recombinants. जो रिकॉम्बिनेंट्स का कलर है वो कोई कलर का नहीं होता, पहली बात. और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो ब्लू कलर के आते हैं. ये याद रखना, एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से. इंग्लिश. जब हम अपना जीन किसी दूसरे जीन के बीच में डाल देते हैं तो वो पहला जीन इनएक्टिव हो जाता है. इससे हमें पता चलता है कि क्लोनिंग सक्सेसफुल रही है या नहीं, बिना दो अलग अलग एंटीबायोटिक प्लेट्स यूज करें. तो फिर आता लास्ट वेक्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इंग्लिश में देखो तो वी यूज डिसआर्म्ड पैथोजेंस लाइक एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस लाइक टीआई प्लाज्मेट. ठीक है, फॉर प्लांट्स एंड रेट्रोवायरसेस फॉर एनिमल्स टू डिलीवर द जीन्स विदाउट कॉजिंग डिसीज. तो इंग्लिश में क्या है? बैक्टीरिया और वायरसेस जो पहले बीमार करके डीएनए ट्रांसफर करते थे उन्हें हम डिसआर्म कर देते हैं, यानी कि हार्मलेस पर्सन. जैसे कि कोई चोर है या फिर कोई एक क्रिमिनल है, उसको तुमने उसने मर्डर किए थे तो वो जेल चले गया. जेल से जब बाहर आया अब वो हार्मलेस है, अब उसके अंदर किसी के लिए हेटरेड नहीं है, अब वो ऐसे काम वापस नहीं करेगा. तो वही है, उन्हें डिसआर्म करके यानी कि हार्मलेस कर दिया गया है ताकि वो सिर्फ हमारे काम के जीन्स डिलीवर करें. तो बस, और ये तुम्हारी सारी साइट्स दी हुई हैं, तुम यहाँ से देख सकते हो. एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ है ना. BMH1 SR1 PUV2 ये पूछ लेते हैं कि कौन कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना है. ठीक है, BMH1 यहाँ पर है, N3 यहाँ पे है, कौन कहाँ पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. डायग्राम्स में पूछ जाती है. अब शुरू करते हैं, है ना. 3-4 मिनट में ख़त्म करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर देख लेते हैं. तो टोटीपोटेंसी भाई, द कैपेसिटी ऑफ टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या फिर एक्सप्लांट. ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है. मतलब एक सिंगल सेल या प्लांट या फिर एक्सप्लांट से पूरा का पूरा नया प्लांट बनाया जा सकता है, उसे टोटीपोटेंसी बोलेंगे. टोटीपोटेंसी तुम्हारी किस में होती है? स्टेम सेल्स में होती है, ये भी याद रखना है. ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में बात करो तो प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर. ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत कम टाइम में हज़ारों प्लांट्स तैयार करना, उसको माइक्रो प्रोपोगेशन बोलेंगे. तो ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है. सोमा क्लोन्स क्या होता है? प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? ये प्लांट अपने पेरेंट प्लांट की कार्बन कॉपी होते हैं क्योंकि एसेक्सुअल टिश्यू कल्चर से बनते हैं. तो जो एसेक्सुअल टिश्यू कल्चर से बनते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की क्या होती हैं? जेनेटिक कॉपी होती है, यानी कि कार्बन कॉपी टाइप, है ना. एक्सप्लेनेशन देखो, दो अलग, अच्छा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज लाइक टोमेटो प्लस पोटैटो. एक्सप्लेनेशन, दो अलग प्लांट की सेल्स की वॉल हटा दी और उन्हें फ्यूज करने पर दोनों एक अच्छे वो बन जाते हैं, प्लांट में आ जाए. ठीक है, वही है, और समझो. बीटी कॉटन produced by Bacillus thuringiensis contains insecticidal protein called crystals. एक्सप्लेनेशन क्या है? इस बैक्टीरिया में ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं. ठीक है, बीटी कॉटन समझ में आया. एक्टिवेशन ऑफ बीटी कॉटन कैसे होती है? देखो, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन कन्वर्ट्स टू एक्टिव फॉर्म इन अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट. समझे? अब जैसे कि समझ लो कोई प्लांट है, उस प्लांट से मतलब उस प्लांट के अंदर ये तुम्हारा था
बीटी। अब वो किसी इंसेक्ट ने खा लिया। अब इंसेक्ट के पेट में तो तुम्हारा अल्कलाइन पीएच होगा टू फॉर्म, ठीक है, कन्वर्ट्स एक्टिव फॉर्म इन अल्कलाइन पीएच, ठीक है। तो वो अल्कलाइन होगा, तो जो उसके ऊपर की लेयर होगी ना, ये तुम्हारी प्रोटोटॉक्सिन की, वो होगी एसिड की, तो वो हट जाएगी। फिर तुम्हारा जो अंदर, उसके अंदर जो टॉक्सिन था वो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा ना। तो फिर उससे क्या करेगा? वो इंसेक्ट को किल कर देगा। यह टॉक्सिन इंसेक्ट के पेट में अल्कलाइन पीएच में जाकर एक्टिव होता है और वहाँ पोर्स छेद देता है, मतलब छेद कर देता है, ठीक है। ऐसे मार देगा वो तुम्हारे इंसेक्ट को। स्पेसिफिक क्राई जीन्स के बारे में बात करें तो क्राई ए सी एंड क्राई 2AB कंट्रोल करता है तुम्हारे कॉटन बॉल वॉर्म्स को, एंड क्राई 1AB कंट्रोल करता है तुम्हारे कॉर्न बोरर को। याद रखना, बस एक याद रख लो कि क्राई 1AB जो है ना वो कॉर्न बोरर को करता है। बाकी तो याद भी ना रहे ना कि क्राई 1AC क्राई 2AB, तो तुम बस ये याद रखना कि क्राई 1AB का तो कॉर्न बोरर था। तो मतलब जो अगर कहीं पे कॉटन वोल वॉर्म्स मिल गया तो तुम क्राई 1AC और क्राई 2AB लगा सकते हो। नीट के लिए ये याद रखना है, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने। तो बॉल वॉर्म्स के लिए C और B वाले जीन्स हैं और कॉर्न बोरर के लिए सिर्फ क्राई 1AB है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? आरएनए बोलते हैं जिसको, ये सेलुलर डिफेंस इन ऑर्किड्स में यूज किया जाता है यूजिंग डीएसआरएनए। डीएसआरएनए का इस्तेमाल करता है किसको साइलेंस करने के लिए? स्पेसिफिक एमआरएनए को। तो ये PYQB है एक्सप्लेनेशन। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज करके पैरासाइट को एमआरएनए को साइलेंट कर देना ताकि वो प्रोटीन ना बना सके। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन इन मेडिसिन, और बस खत्म हमारा चैप्टर। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जैसे कि एली लिली ने 1983 में प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस A एंड B चेन सेपरेटली इन ई कोलाई, ठीक है। इंसुलिन बनाया उन्होंने सबसे पहले, नहीं तो उससे पहले हम क्या करते थे? पिग्स से बनाते थे, ओके। एक्सप्लेनेशन, अमेरिकन कंपनी में इंसुलिन की 2 चेन अलग अलग बनाई और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा। C पेप्टाइड क्या है? प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन बट एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन। एक्सप्लेनेशन क्या है? मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ A और B चेन होती है और C पेप्टाइड को मैच्योरेशन के वक्त निकाल दिया जाता है, ओके। फिर आती है जीन थेरेपी फॉर ADA। अब ये क्या है? फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी कब हुई थी? 1990 में। किसके ऊपर? 4 साल की लड़की के ऊपर विद, जिसको मतलब डिसीज थी एडिनोसाइन डियामिनेस डेफिशिएंसी। एक्सप्लेनेशन क्या है? इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए फंक्शनल ADA जीन लिम्फोसाइट्स में डाला जाता है। परमानेंट इलाज इसका क्या है? सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही हो सकता है। तो इसका परमानेंट इलाज हमारा सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है, नहीं तो अगर ऐसे हो जाए ना फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल है। हर महीने ऐसा मतलब इसकी ब्लड चेंज वेज कराने के लिए जाना पड़ता है। तो फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, PCR, DNA एप्लीकेशन एंड एलिसा, जैसे एलिसा तुम्हारा एड्स को कर देता है ना आइडेंटिफाई, और PCR भी वही करता है, DNA एम्प्लीफिकेशन एंड एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बीमारी के सिम्टम्स आने से पहले ही PCR से DNA बढ़ाकर वायरस बैक्टीरिया का पता लग जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिक्स, तो रोजी जो हमारी एक काऊ थी, कहाँ रहती थी भाई? रशिया में रहती थी। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। कौन सा भाई? अल्फा लैक्टिव एल्ब्यूमिन, ठीक है, अल्फा लैक्टे एल्ब्यूमिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, इसके दूध में 2.4 ग्राम पर लीटर का प्रोटीन है जो नॉर्मल काउ मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। बायोप्रोसेस देखें तो यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, किसी देश के नेचुरल रिसोर्सेज को बिना परमिशन या कंपनसेशन के उसे यूज़ करना, जैसे बासमती राइस का केस था, है। बस अब यहाँ पे ऑल क्राई जीन्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो भी यहाँ पे लिख दिया है कि ये इम्पोर्टेंट था, तो इसको अलग से लिख दिया कि इसको याद रख लेना होगा। तो यही था पूरा चैप्टर। देखो 20 मिनट के अंदर निपटा लिया, मैंने बोला था 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर निपटा लेंगे, और निपटा लिया गया है बिल्कुल ही तगड़े तरीके से। आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है वो बैन होने वाला है, मतलब टेलीग्राम बैन होने वाला है। और शायद आप इसको VPN यूज़ करके भी यूज़ करते हो टेलीग्राम को, तो मैं वहाँ पे फिर भी पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।